So hello everyone and welcome again in the lecture series जहाँ पर we are trying to cover the four chapters that are prescribed in your syllabus from the book Roses in December. We have already covered the chapter The Bar and Chief Justice. So now the third chapter is International Court. First of all, International Court था क्या? इंटरनेशनल कोर्ट आप इस तरह से समझो इट वाज एस्टेब्लिश टू रिजॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जिस तरह से किसी भी नेशन या किसी भी जगह के अपने डोमेस्टिक कोर्ट्स होते हैं जो कि उनके जो सिटीजन्स हैं या अदरवाइज जो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे किसी भी नेशन के अंदर, दे विल ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन और द कन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स। जिस तरह से हम बोल देते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो वो वाला मामला है। तो उस तरह से ही इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को बेटर वे में रिजॉल्व करने के लिए, एक सिविलाइज्ड वे में रिजॉल्व करने के लिए, मतलब वॉर वगैरह किए बिना रिजॉल्व करने के लिए द इंटरनेशनल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, इसको बनाया गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ बनाया गया? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द हेग। ये एक सिटी है जो, और द हेग में एक पीस पैलेस है। ये जो पीस पैलेस है यही वो बिल्डिंग है जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट को बनाया गया। ये पीस पैलेस कब बनाया गया? जब पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1899 में, एम्परर निकोलस टू ने एक पीस कॉन्फ्रेंस करवाई 1899 में, एंड एट दैट टाइम द पीस पैलेस वाज बिल्ट, एंड टुडे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज established, or you can say situated at the peace palace in the Hague। ठीक है, वहां पर ये सिचुएटेड है। अब दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एक आपको बैकग्राउंड देने के लिए, एक जस्ट पता होना चाहिए भी हाँ ये है कहाँ, क्या है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। MC Chagla was appointed as an ad hoc judge of ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, पूरा नाम इसका ये है। तो आप इंटरनेशनल कोर्ट कह लो या ICJ कह लो, इट इज द सेम। तो 1957, सितंबर 1957 में MC चावला वाज सेंट देयर एज एन एडहोक जज। ठीक है, अब ये एडहोक जज क्यों भेजा गया? देयर वाज अ रूल कि अगर कोई भी इशू हो किसी भी नेशन का किसी और नेशन के साथ, कोई भी केस अगर आपके देश का ICJ या इंटरनेशनल कोर्ट में गया है, एंड अगर आप मतलब आपकी नेशन आपकी कंट्री का कोई परमानेंट जज इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं है, तो आप अपने देश से एक एडहोक जज भेजोगे। दिस वाज डन टू इंश्योर कि आपको ये ना लगे कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है। देयर शुड बी अ जज जो आपके देश का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, सो इट वाज डन ताकि किसी देश को ऐसा ना लगे कि हाँ अभी उसकी बात वहां पे रखी नहीं गई या सुनी नहीं गई। ठीक, सो ठीक है। तो दिस वाज द पर्पस, एंड MC चावला वाज सेंट देयर एज एन एड होक जज। कब भेजा गया? 1957 में भेजा गया। क्यों भेजा गया? बिकॉज देयर वाज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पोर्टुगल। अब मैं इस कंफ्लिक्ट पे बहुत बाद में आऊंगा। ठीक है, दो मेन केसेस हैं इस पूरे चैप्टर में, एक इंडिया वर्सेस पोर्टुगल का है, एक यूनाइटेड नेशंस वर्सेस साउथ अफ्रीका का है। इन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने अलग वीडियो बनाई है, और उसको मैं जब इस पॉइंट पे आऊंगा तो आई विल ऐड दैट वीडियो, आई विल मर्ज द वीडियो विद दिस लेक्चर। ठीक है, मैं उसके साथ जोड़ दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट, अदरवाइज कुछ ज्यादा है नहीं, बस जो पॉइंट्स चार पांच है उनको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, इंडिया और पोर्टुगल का क्या कन्फ्लिक्ट था और यूनाइटेड नेशंस एंड साउथ अफ्रीका का क्या कन्फ्लिक्ट था। नाउ आई विल कम टू द मेन पॉइंट्स जहां से अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा क्वेश्चंस बनने चाहिए आइडियली, या ना भी बने क्वेश्चंस एक बार के लिए छोड़ो। यू आर ऑल, एटलीस्ट जो जिनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। आप BA LLB कर रहे हो, या इवन हो सकता है पॉसिबली कोई और देखे तो BCom LLB, मतलब यू आर स्टूडेंट्स ऑफ LLB, है ना, लॉ के स्टूडेंट्स हो आप मोस्टली। एंड आपके लिए ये ज्यादा जानना जरूरी है कि हाउ द इंटरनेशनल कोर्ट वाज वर्किंग, व्हाट वर द लिमिटेशन। तो जो पहला पॉइंट है अपना कि कमियां क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंटरनेशनल कोर्ट तो बन गया, बट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कोर्ट। पावर तो देखो समझ आ गई, सिंपल सिंपल, कि जो मेन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करना है, दिस इज द पावर, है ना, ये काम है उसका, वर्किंग है। बट व्हाट आर द लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं? तो कमियों पे आऊंगा मैं पहले। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट? फर्स्ट इज देयर इज नो लॉ। जैसे मान लो मेरा आपके साथ कोई कंफ्लिक्ट हो गया। ठीक है, आप में से किसी एक के साथ। सो कोई कंफ्लिक्ट हो गया, लेट्स से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया।
अब पहले हो सकता है हम बातचीत करके रिजॉल्व करें। अगर हम थोड़ा बेवकूफ टाइप के इंसान हैं तो व्हाट वी विल डू, हम किसी को हायर करेंगे एंड मे बी हम लड़ने झगड़ने लग जाएं या एक दूसरे पे हाथापाई कर दें, हाथ वाथ उठा दें, कुछ भी ऐसा है ना। मैं अपने चार दोस्तों को ले आऊं आपके पास, आप अपने चार दोस्तों को ले आओ, और कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। और सदियों से ऐसा होता आया। अगर मैं कोई राजा हूं तो मैं अपनी सेना भेजूंगा, अगर राजा नहीं हूं खुद इंसान हूं तो या मैं खुद आऊंगा या अपने किसी दोस्तों को इकट्ठा करके ले आऊंगा। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन बिल्ड हुई, जैसे जैसे सोसाइटी में हम इंटीग्रेट होने लगे, तो कोर्ट्स वर बिल्ट ताकि ये जो इश्यूज हैं इसको लीगल एस्पेक्ट के साथ सोल्व किया जाए। अब कोर्ट्स या पुलिस या कोई भी किस हिसाब से काम करता है, किसको बेस मान के काम करेगा? लॉ को। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्राइम किया उसकी अलग सजा और वही क्राइम जब आपने किया तो उसकी कोई और सजा आपको मिलेगी। अगर एवरीथिंग वो सेम एंड सेम एज इट इज, तो सजा भी सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉ डिफाइंड है। इंटरनेशनल कोर्ट में द प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई लॉ ही नहीं है, कोई डिफाइंड सेटल्ड लॉ नहीं है। देयर इज नथिंग रिटन देयर कि अच्छा ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो। और मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी आपके उस लॉ को मानेगा क्यों? अगर आपने कोई लॉ बनाया और उस लॉ में लेट्स से एक एग्जांपल के लिए कोई लॉ बन गया इंटरनेशनल कोर्ट का और वो लॉ पाकिस्तान को फेवर करेगा, तो व्हाई विल इंडिया रिकॉग्नाइज द लॉ? क्यों करेगा वो? है ना। तो फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो लॉ, कोई कानून ही नहीं। जो थोड़े बहुत सेकंड पॉइंट पे जब हम आएंगे, तो थोड़े बहुत रूल्स इंटरनेशनल कोर्ट ने खुद के बनाए हुए हैं या यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से बन गए हैं या वैसे ही प्रेसिडेंट को सेट हुआ हुआ है, उस केस में अगर कोई डिसीजन दे भी दिया इंटरनेशनल कोर्ट ने, तो देर इज नो पावर टू एनफोर्स। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानूंगा तो व्हाट विल हैपन? सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगा सकती है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, फाइन इम्पोज हो सकता है, देर आर मेनी थिंग्स। है ना। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया और मैं नहीं गया तो हो सकता है मुझे घर से उठाने आ जाए। बहुत कुछ, देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को के डिसीजंस को एनफोर्स करने के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है ना। सुप्रीम कोर्ट पुलिस को भी ऑर्डर दे सकती है, वो सरकार को ऑर्डर्स दे सकती है, सजेशंस दे सकती है। बट इंटरनेशनल कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर या कोई सिस्टम नहीं है जो सपोर्ट कर पाए उनको। ठीक है। तो एनफोर्स नहीं करवा सकते अपने डिसीजंस को। फिर अगर एनफोर्स करवाने पे आए भी, तो मोस्ट ऑफ द जो पावरफुल कंट्रीज ऑफ ऑब्वियसली कोई जो वीक कंट्री होगी वही जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट में मोस्टली। मतलब आप समझो ना, मोस्टली कौन जाएगा? जिसके साथ गलत होगा। और गलत किसके साथ होता है आमतौर पे? जो अदरवाइज पावरफुल नहीं है। बहुत कम ऐसा होगा कि दो सिमिलर पावर्स आमने सामने आई और वो कोर्ट चली जाए। ये सिंपल सा सिस्टम है। और जब किसी पावरफुल नेशन के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट को डिसीजन देगा, उस देश के पास वीटो पावर है। वो देश उस डिसीजन को पलट देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं। ठीक है। और इंटरनेशनल कोर्ट वहां पे कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये तो हो गई वो चीजें जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट अपने डिसीजंस को एनफोर्स नहीं कर सकता। फिर आगे प्रॉब्लम आई जो बेसिक स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आ गई। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि जजेस जो हैं वो इलेक्टेड हैं। इंडिया में कोई भी कोर्ट हो वहां पे जजेस किस तरह से जाएंगे? और मतलब अगर आप लोअर कोर्ट्स देखो तो देर आर एग्जाम्स, जुडिशियल एग्जाम्स हैं, आप जुडिशरी में जाओगे और उसके लिए आप एलिजिबिलिटी लोगे, बहुत सारी चीजें करोगे। फिर प्रमोशंस होंगी एंड जो पार्लियामेंट्री कमेटीज आपको चूज करेंगी, सिलेक्ट करेंगी, वोटिंग नहीं होगी आपके ऊपर। आप सपोज करो अगर आज इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्शंस के जरिए बनने लग जाएं, तो इट इज इजंट इट ऑब्वियस कि जो पावर, जो पॉलिटिकल एंटिटी इस समय रूल कर रही होगी, जिसने सेंट्रल लेवल पर सरकार बनाई होगी, मोस्टली चांसेस आर कि उसी का जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। और उससे होगा क्या कि जो सामने वाले हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जो ऑपोजिशन है, कि उनका तो कोई केस सुनेगा ही नहीं, उनके तो फेवर में डिसीजन आएंगे ही नहीं। और इसमें भी अगर हम ये भी मान लेना कि जजेस विल स्टिल बी इंडिपेंडेंट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इवन इफ द जज इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल,
I have you can say benefit of doubt, or you can say I have something in my mind कि नहीं यार, ये ना जो जज है वो उस पार्टी का है, तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का जो केस था दिल्ली में, उसमें हुआ क्या? कोई साबित थोड़ी हो गया कि जो इन्वॉल्व जज हैं, आई थिंक स्वर्णा कांता शर्मा उनका नाम है, तो नथिंग वाज प्रूवन। कोई प्रूव नहीं हुआ कि वो आरएसएस से हैं या कुछ ऐसा नहीं प्रूव हुआ। बट अरविंद केजरीवाल ने वहां पे क्या पॉइंट लगाया कि मेरे मन में शंका है, मेरे मन में डाउट है कि क्योंकि आप उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम्स में आप गए थे, एंड क्योंकि मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता या कह लो अपोज करता हूँ, देर आर चांसेस, देर इज अ डाउट इन माई माइंड कि आप हो सकता है इम्पार्शियल हो जाओ। और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजेस हैं वो इलेक्ट होंगे, और लेट्स से इलेक्शंस में जैसे ब्लॉक्स, आपने पता ही है ब्लॉक्स बनते रहे इंटरनेशनल ब्लॉक्स, कभी कम्युनिस्ट हावी हो गए, कभी डेमोक्रेट्स हावी हो गए, मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो स्टेट्स हैं या नेशंस हैं। और इस समय जैसे जो सुपर पावर्स हम जिनको बोलते हैं, अमेरिका इज देयर, चाइना इज देयर, रशिया इज देयर, तो जब हम जिनको हम सुपर पावर्स बोलते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे इलेक्शंस को। और जो छोटे मोटे देश हैं, वो उनकी तो कोई पावर ही नहीं रह जाएगी वहां पर। इलेक्शंस कौन जीतेगा? अगेन पावरफुल देश। और जब पावरफुल देश इलेक्शंस जिता जिता कर अपने कैंडिडेट्स को वहां पर भेज देंगे, तो छोटे मोटे देश कहाँ पे जाएंगे? उनको कौन सपोर्ट करेगा? है ना? तो और उसमें फिर वही आ गया। अब अगर जज इलेक्शन के थ्रू वहां पे गया, तो जज को खुश भी करना है सबको। तो जज हैज टू मेक श्योर कि जिन्होंने मुझे वोट डाला वो भी खुश रहें, जिन्होंने नहीं डाला उनको खुश करने की कोशिश की जाए। और जिन लोगों ने जज को वोट डाला, दे विल एक्सपेक्ट कि जज हम अब हमें खुश रखे, एंड दे विल ऑल्सो ट्राई कि वो जज को भी खुश रखें। कि जज को वो अपनी वोट इसलिए उस किसी एक कैंडिडेट को जिता दें, वहां पर जज बनाकर भेज दें कि उस कैंडिडेट ने प्रॉमिस किया हो कि हाँ मैं आपके फेवर में काम करूंगा। तो दोनों ही जगह पर द इम्पार्शियलिटी ऑफ अ जज इज इन क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जजेस आर इलेक्टेड, दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ दिस कोर्ट। फिर ज्यूरिडिक्शन वॉलंटरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मतलब ये इस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि इस इंसान को, लेट्स से द नेम इज, कोई भी ले लो आप नाम में, राम श्याम, कुछ भी आप शाम ले लो, ठीक है? तो शाम जो है उसको, दीज आर द सिंपलर नेम्स, तो शाम जो है उसको फांसी की सजा सुना दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, शाम को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। तो शाम ने क्या बोला कि जो मैंने किया वो मैंने अपने घर में किया। लेट्स से शाम ने, मान लेते हैं एक बार के लिए कि उसने अपनी वाइफ को मारा हो, डोमेस्टिक वायलेंस की हो, या लेट्स से कोई और हीनियस क्राइम किया हो जिसकी वजह से उसको फांसी हुई हो, मर्डर वगैरह कर दिया हो अपने भाई भाई का, किसी का, घर में किया हो, पर उसने अपने घर में। तो शाम ने बोला आके कि भाई, सुप्रीम कोर्ट को बोला उसने, जज साहब को बोला कि जो भी मैंने किया मेरे घर में किया, और मेरे घर में मैं जो भी करूं उसमें आपकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है। आप मेरे घर के मामले में दखल नहीं दे सकते, ये तो मेरा घर का मामला है, मैं अपने घर में जो मर्जी करूं। है ना? अब अगर ये पावर हर एक इंडियन सिटीजन को मिल जाए, तो वो क्या करेगा? वो अपने घर में करेगा जो करेगा, और फिर घर के बाद मोहल्ले की बात आ जाएगी। वो कहेगा मैंने तो जो किया अपने मोहल्ले में किया, अपनी गली में किया, अपने शहर में किया, अपने स्टेट में किया, आपका क्या लेना देना इसमें? अब इससे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को एनफोर्स ही नहीं कर पाएगी अपने, क्योंकि सामने वाले को इतना ही बोलना है कि जो किया मैंने अपने घर में किया, आपको इससे क्या लेना देना? है ना? तो अब ये सेम चीज इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। इंटरनेशनल कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेने की कोशिश भी करे, तो क्या होगा? लेट्स से इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा पाकिस्तान को कि आपको जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं आपके अंडर काम कर रहे हैं आपके नेशन में, उनके खिलाफ यू हैव टू टेक एक्शंस। पाकिस्तान क्या बोलेगा वहां पे जाके? सिर्फ ये हमारा अंदरूनी मामला है जी, आप मत बोलो। इंडिया को बोला जाए कि मणिपुर में बहुत देर से कंफ्लिक्ट है, आप उसको रिजोल्व क्यों नहीं कर पा रहे? तो इंडिया क्या बोलेगा वहां पे? दिस इज माई इंटरनल कंफ्लिक्ट, आप इसमें नहीं बोल सकते, आपकी जुरिडिक्शन नहीं है। अब इससे होगा क्या? आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इंडिया गलत, पाकिस्तान गलत, या क्या गलत सही, वो एक साइड में है। ठीक है, माई पॉइंट इज कि अगर जुरिडिक्शन वॉलेंट्री है, अगर हरेक जो पार्टी है वो ये बोल पाए कि आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, पावर नहीं है, तो कोर्ट
कैसे करवाएगा इन्फोर्स अपने डिसीजन को? तो उस डिसीजन का फायदा क्या होगा? कोर्ट जिसको भी बोलेगा कि आप ये करो, वो बोलेगा मेरा मेरे अंदर का मामला है, मैं सुनूं क्यों आपकी बात? ठीक है, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। फिर जो एडहोक जजेस वाली मैंने बात बताई, एमसी चावला वाज आल्सो एन एडहोक जज, और अकॉर्डिंग टू एमसी चावला हिमसेल्फ, वो खुद एडहोक जज बन के वहां पे गए हैं, बट ही हिमसेल्फ सेज कि एडहोक जज नहीं होने चाहिए। जो आर्गुमेंट है एडहोक जज भेजने के पीछे, दैट इज कि एडहोक जज इंश्योर करेंगे कि उस देश की बात वहां पर अच्छे से रखी जाए। ठीक है, उस देश की बात वहां पे रखी जाए। पर एमसी चावला का पॉइंट ये है कि ये जो काम है, द टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट या अ क्लाइंट और अ पार्टी, दिस इज द वर्क ऑफ एन एडवोकेट एंड नॉट अ जज। ये वही बात हो जाएगी कि जैसे शाम वाली मैंने एग्जांपल दी, तो शाम अपना जज लेके जा रहा है। शाम वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट को बोले कि नहीं जी, मैं तो अपना जज लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो उससे क्या होगा? हर एक इंसान अपना एक जज वहां पे ले जाएगा, और मोस्टली उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। अगर एक जज इंडिया की तरफ से चला गया और एक जज पोर्टुगल की तरफ से, जैसे आगे केस आएगा इंडिया और पोर्टुगल का, तो हमने रेशो तो वही बना दी कहीं ना कहीं। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बेशक फर्क आएगा, देयर मे बी अ डिफरेंस। ठीक है, पर एमसी चावला का यहाँ पे पॉइंट क्या है कि दिस इज द वर्क ऑफ एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर पर्सपेक्टिव, योर केस। ये जज का काम नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन, एक प्रॉब्लम है ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द इंटरनेशनल कोर्ट अकॉर्डिंग टू एमसी चावला। अगला पॉइंट है कि फिर जरूरत क्या है? जरूरत वही है जो मैंने शुरू में बताया। एक तरीका है कि आप आर्मी लेके जाओगे, आप अटैक करोगे, जैसे इस समय अमेरिका, ईरान, इजराइल, दे आर अंडर कंफ्लिक्ट एंड टेंशंस। तो एक तरीका तो ये वाला है जो अब वो कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? इनोसेंट लोगों की जान जाएगी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे अफेक्ट आएगा। इंडिया देखो, लड़ा कौन? और इंडिया में कुकिंग गैस की शॉर्टेज आ गई, पेट्रोल की शॉर्टेज आ गई, फ्यूल की शॉर्टेज इन जनरल। मतलब लड़ा कौन और पिसा बीच में कौन? है ना? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट की जरूरत तो है। ठीक है, सो इट इज अ सिंपल आंसर, बहुत शॉर्ट सी बात है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सिविलाइज्ड वे में सोल्व करने के लिए द वी नीड इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किस तरह से जो जजेस हैं वो जजमेंट तक, रियली सॉरी, किस तरह से जो जजेस हैं वो जजमेंट तक पहुंचते थे। मतलब केस किस तरह से शुरू होता था और खत्म किस तरह से होता था। ठीक है, तो अब उस पे आऊंगा मैं। नाउ द प्रोसीजर ऑफ अराइविंग एट द जजमेंट, होता क्या था? तो लेट्स से जैसे इंडिया और पोर्टुगल का केस है, तो उसी के एग्जांपल लेके, अब वो केस क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी इसके बाद, बट अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए। अब अगर इंडिया और पोर्टुगल का केस है, तो दोनों तरफ के जो एडवोकेट्स हैं, दे विल कम टू द कोर्ट, एंड वो सिंपली आकर जो वो स्टेटमेंट अपनी पूरी बनाकर लाए हैं, वो जितनी भी लंबी हो जो भी हो, वो दोनों पार्टीज आएंगी एंड दे विल रीड देयर स्टेटमेंट। वो कोर्ट में आके अपने स्टेटमेंट्स पढ़ देंगे सिर्फ। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद, अब मान लो जैसे इंडिया की तरफ से जब वो गए, तो लेट्स से इंडिया ने इंग्लिश में स्टेटमेंट, इंडियन एडवोकेट ने इंग्लिश में स्टेटमेंट दी, तो उस इंग्लिश स्टेटमेंट को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाएगा। मान लेते हैं एक बार के लिए पोर्टुगल वालों ने फ्रेंच में वहां पर स्टेटमेंट दी, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट जो एडवोकेट ने पढ़ी वो इंग्लिश में पढ़ी तो फ्रेंच में, अगर फ्रेंच में पढ़ी तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड। अब ट्रांसलेशन के टाइम पे या जब एडवोकेट्स रीड कर रहे हैं स्टेटमेंट को, जजेस को सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सुन सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, रुकावट भी नहीं थी, पर जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवोकेट सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो वो ऑलरेडी लिख कर आए हैं। और जो अगला पॉइंट है कि देर इज नो आर्ग्यूमेंट, जजेस एडवोकेट से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे नहीं, तो जजेस को सुनने की जरूरत क्या है? ऑल्सो उसी शाम वो उनको एक रिटर्न कॉपी भी मिल जाएगी जजमेंट की। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं आप चुपचाप आराम से बाद में शाम में। तो क्यों ही सुनना है? तो होता क्या था कि जजेस आराम से वहां पे बैठते थे। ऑल एंड इसमें एक चीज और है, अब अगर एडवोकेट ने इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ दी और जज को इंग्लिश आती थी, तो उसने सुन ली स्टेटमेंट। अब जब उस स्टेटमेंट को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाएगा, तो जज क्या करे बैठ के? फ्री बैठेगा, वेला बैठेगा, है ना? ही हैड नथिंग टू डू, कुछ करने को है ही नहीं। तो इस वजह से जजेस
आमतौर पे अकॉर्डिंग टू एमसी चावला सुनते ही नहीं थे। वो कभी उनके दिमाग में कोई गाना वाना चल रहा होता था, या कई बार क्या होता था कि दे विल सिंपली रीड अ नॉवल, या जस्ट सो भी जाएंगे कई बार। ठीक है, दे विल टेक अ नैप। तो उस तरह की चीजें वहां पे हो रही होती थी। फिर जैसे मैंने बोला कि जजेस और लॉयर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है सीधा। एडवोकेट अपनी स्टेटमेंट पढ़ के चला जाएगा, एंड जजेस उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन करना है तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, जो फिफ्थ पॉइंट है अपना। देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसीजर टू आस्क अ क्वेश्चन। पहले आपको प्रेसिडेंट, जो 15 या 16 जितने भी जजेस वहां पर होंगे, जो प्रेसिडेंट होगा उस कोर्ट का, इंटरनेशनल कोर्ट का, उस समय उससे अप्रूवल आएगा। फिर आपके क्वेश्चन को सारे जजेस डिस्कस करेंगे अलग से बैठ के, एंड उसके लिए कोर्ट को उस दिन के लिए adjourn करना पड़ेगा। फिर आप डिस्कस करने के बाद फिर कोर्ट दोबारा असेंबल होगा, एंड देन यू मे आस्क द क्वेश्चन। तो एमसी चावला से जो क्वेश्चन पूछने का मेन रीजन रहता है कि रेलिवेंट चीजें पूछ ली जाएं और केस को शॉर्ट कर दिया जाए, जल्दी खत्म किया जाए। अब जब इतना लंबा प्रोसीजर है तो एमसी चावला ऑल्सो अवॉइडेड आस्किंग क्वेश्चंस। वो पूछना उसने सही नहीं समझा। फिर जब स्टेटमेंट पढ़ दी गई, ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ हो गया, तो उसके बाद एक प्राइवेट सेशन होता था जिसको साले दे बोल बोलते थे। इस सले दे बोल या साले दे बोल, जो भी वट एवर इट इज, इसके इस प्राइवेट सेशन में सारे जजेस बैठेंगे जो भी वहां पर अपॉइंटेड हैं, चाहे एडहोक हैं चाहे परमानेंट हैं। और वहां पे अब डिस्कशन शुरू होगी। डिस्कशन किस तरह से होगी? सबसे पहले जो सबसे जूनियर जज होगा वो बोलेगा। क्यों ऐसा? ताकि जो सीनियर जजेस हैं उनके ओपिनियन जो है उससे जूनियर जज के जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए। होता है ना कि सीनियर ने कुछ बोल दिया और आप अपने आप को जज करते हो कि यार सीनियर तो 2+2 को 5 बोलता है, मैं तो 2+2 को अभी भी 4 समझता हूँ, तो मैं कैसे बोलूं? तो ताकि ये ना हो, तो सबसे पहले जूनियर जज बोलेगा। उसके बाद फिर बारी बारी से जूनियर से थोड़ा सीनियर, फिर थोड़ा सीनियर, एंड देन एट द लास्ट जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो सबसे लास्ट में बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे अपने अपने ओपिनियन देंगे। बेस्ड अपॉन द ओपिनियन एंड बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट्स, जो प्रेसिडेंट होगा कोर्ट का, वो एक क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, एक लिस्ट बनाएगा क्वेश्चंस की, एंड उन क्वेश्चंस पे अप्रूवल वगैरह भी लिया जाएगा कि सबको वो क्वेश्चंस ठीक लगते हैं या नहीं लगते। ठीक है, क्वेश्चन विल बी बिल्ड। जब क्वेश्चन बिल्ड कर दिया गया तो सबको क्वेश्चन दिया जाएगा, और हर एक क्वेश्चन पे वोटिंग होगी। ठीक है, अग्री और डिसएग्री टाइप वोटिंग। क्या आप क्वेश्चन के सहमत हो, मतलब डू यू अग्री विद द क्वेश्चन और नॉट? तो कुछ इस तरह से, एंड एवरी मेंबर, एवरी जज हैड टू वोट। तो कोई ऑप्शनल नहीं था, आपको वोट करना पड़ेगा। तो वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद मान लेते हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में टोटल 17 जजेस थे वहां पर। तो सिंपल सी बात है, जो जहां पर 9 जजेस कम से कम होंगे जिस साइड पे, वो मेजोरिटी होगी। तो जिस भी साइड पे मेजोरिटी होगी, मतलब इंडिया की साइड पे या पोर्टुगल, जिस भी साइड की तरफ मेजोरिटी जाएगी, उस मेजोरिटी में से 3 जज, ठीक है, 3 जजेस फ्रॉम द मेजोरिटी, वो आएंगे और जजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी वोटिंग हुई, क्वेश्चनियर आया, सब कुछ हुआ, डिस्कशंस हुई, ओपिनियंस हुए, उन सबको अकाउंट में लेते हुए जो जजेस, 3 जजेस की जो कमेटी बनेगी वो ड्राफ्ट करेगी जजमेंट। अगर किसी जज ने डिसेंटिंग जजमेंट, मतलब डिसएग्री करना है, तो वो इस कमेटी को अपना डिसेंट भेजेगा कि हाँ जी, आई वांट टू डिसेंट। तो ड्राफ्ट कर लिया जाएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा, जजमेंट का लिखा जाएगा। ठीक है, एक रफ ड्राफ्ट जिसको हम बोल सकते हैं। फिर उस ड्राफ्ट को वापस इस प्राइवेट सेशन के सामने रखा जाएगा। उस ड्राफ्ट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक पंक्चुएशन मार्क, ईडियम, फ्रेज, मीनिंग, हर चीज पर डिस्कशन होगी। और जब भी कोई भी जज कोई भी पॉइंट वहां पे रखेगा, उसकी भी ट्रांसलेशन होगी इन द सेम वे, जहां जैसे इस तरह पे होती थी। इंग्लिश में बोलोगे तो फ्रेंच में होगी, फ्रेंच में बोलोगे तो इंग्लिश में होगी। और सिर्फ यही 2 लैंग्वेजेस वहां पर एक्सेप्टेड थी। ठीक है, तो आपको अपना जो भी बोलना है वो या इंग्लिश में बोलो आप, या फ्रेंच में बोलो। तो उसको रखा जाएगा वहां पर, एंड हर एक जो चेंजेस डिस्कस होंगे, फिर उन चेंजेस को किया जाएगा, एंड देन फाइनली फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के बाद फिर उस जजमेंट को, जो फाइनल जजमेंट बन जाएगी, उसको जाके कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाएगा, कोर्ट में जाके पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसीजर इन द कोर्ट, जो होता था, जिस तरह से जजमेंट तक पहुंचता था कोर्ट। ठीक है, ओके।
सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ अराइविंग एट द जजमेंट्स। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरप्शन होता है, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा शोर होता है, तो मुझे होता है कि मैं उस समय ना बोलूँ। ठीक है। सो प्रोसीजर हो गया। अब प्रोसीजर के बाद कुछ कलीग्स हैं एमसी चावला के जिनका नाम मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है, और जो अदरवाइज आपके पास प्रेजेंटेशन या पीपीटीज मैंने पहले भेजी हैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स, वो भी आपके पास हैं। कुछ एक दो नाम है, जैसे जोरिसिक है और आर्मंड है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एमसी चावला के। देर इज अनदर नेम मोहम्मद जफरुल्ला खान, जो पाकिस्तान की तरफ से जज थे। तो उनका नाम वहाँ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, सॉरी, उनका नाम वहाँ पे आता है, तो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अपनी वाइफ को पर्दा सिस्टम में रखते थे, अहमदिया मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ एन अहमदिया मुस्लिम। तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट, और पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करते थे। वो सारा पैसा अपने कोज, जो अहमदिया मुस्लिम्स के लिए जो कोज था उनका, उस पर खर्च करते थे सिर्फ। शादी वगैरह ज़्यादा लंबी नहीं चली। जो दोस्त थे जोरिसिक सारी लैंग्वेजेस, मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस जानता था। एंड आर्मंड को सिर्फ फ्रेंच आती थी, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी। एमसी चावला को भी जो फ्रेंच है वो थोड़ी बहुत आती थी, इंग्लिश आती थी। तो देर वॉज अ कंफ्लिक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, जो यहाँ पे हम करेंगे भी। तो ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो नाम मैंने दिए हैं आपको उनमें से जितने आप याद रख सको आप याद कर लेना। ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब मोहम्मद जफरुल्ला खान का नाम आता है, पाकिस्तान वाले जो मैंने अभी बताया आपको, तो एमसी चावला को कहा जाता है उस समय कि जफरुल्ला खान इज फाइटिंग फॉर द इलेक्शंस, वो इलेक्शंस लड़ेगा। एंड ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक परमानेंट सीट ले जाए इंटरनेशनल कोर्ट में। तो इट इज बेटर कि आप इलेक्शन लड़ लो। एमसी चावला को बोला गया कि जफरुल्ला से बेटर आप इलेक्शंस लड़ लो, कि एक वहां पर क्या कहते हैं उसको, कि जो सीट है वो पाकिस्तान की बजाय आपको मिल जाए, कम से कम पाकिस्तान को वो सीट ना मिले। ठीक है। तो दिस वाज अ कंसर्न, और जब ऑफर मिला, नेहरू ने ऑफर किया कि हाँ फिर आप लड़ लो इलेक्शन, तो उस समय एमसी चावला का रिस्पॉन्स था कि नहीं, इतना बोरिंग है, अभी मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं 70-80 साल का हो जाऊंगा तब आप मुझसे दोबारा पूछना, तब मैं भी मैं मान जाऊं। एमसी चावला कोई ज्यादा यंग नहीं है इस समय, बट स्टिल ही सेड कि नहीं, जब मैं 80 सालों का हो जाऊंगा तब आप बोलना, तब मे बी आई विल, यू कैन से, एक्सेप्ट द ऑफर टू फाइट इलेक्शन। तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला लैंग्वेज इश्यूज थे। एक तो लैंग्वेज इशू वही कि जो लोग वहां पे थे, किसी को फ्रेंच नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को दोनों, जैसे रशियन जज था कोकेनाव, उसको दोनों ही नहीं आती थी। ऊपर से क्योंकि देवर इन द हेग, और वहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो डच थी। जितने भी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे, टीवी शोज, मूवीज वगैरह, वो मोस्टली डच लैंग्वेज में थे। तो कोई भी एंटरटेनमेंट का अच्छा रिसोर्स वहां पे नहीं था। तो काफी बोरियत हो जाती थी। एमसी चावला की वाइफ वहां पे थी, तो शी वाज आल्सो बोर्ड, है ना, बोर हो जाती थी वो भी ज्यादा। और कई बार क्या होता था कि एमसी चावला की जो वाइफ है, जब वो बोर होती तो उस समय मोतीलाल सेतुलर की वाइफ वहां पर, शी वाज आल्सो देयर। तो उन दोनों की एक कंपनी बन गई, एंड देन दे वुड स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। ठीक है, वो एक साथ शॉपिंग वगैरह करने जाते या जो भी। तो एमसी चावला से इसके उनका तो चल जाता था। अब एमसी चावला के लिए थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, एट दैट टाइम ऊपर से मोतीलाल सेतलवत की वाइफ वहां पे है, मतलब मोतीलाल सेतलवत भी वहां पे है। अब वो वहां पे क्यों है, वो इंडिया की तरफ से वकील है। एमसी चावला इंडिया की तरफ से एडहोक जज है, मोतीलाल सेतलवत वहां पर इंडिया की तरफ से एडवोकेट है। तो पर क्योंकि एमसी चावला जज है और मोतीलाल एडवोकेट है, तो दोनों सेम केस में इन्वॉल्व है। तो एमसी चावला मोतीलाल सेतलवत से ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता। ठीक है, ताकि इम्पार्शियलिटी बनी रहे। तो दिस वाज द केस, और लिंग्विस्टिक इश्यूज के कारण एमसी चावला सेज कि वहां पे प्रॉब्लम आती थी। अब आते हैं हम इस पे, इंडिया और पोर्टुगल के केस पे। ये जनेवा लोएज वाला ना याद रखना। मैंने इंडिया और पोर्टुगल का केस जो है उस पे, और ये जो यूनाइटेड नेशंस और साउथ अफ्रीका केस है, इन दोनों पे अलग से एक वीडियो विद हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड रिकॉर्ड करी है। मैं उसको अब यहाँ उन दोनों वीडियोस को यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड आप उस वीडियो को आप देख लेना अच्छे से। उसी में जनेवा लोएस की बात आएगी। आपको शॉर्ट नोट्स जो मैंने भेजे हैं उसमें भी मेंशन्ड है उन दोनों लोएस का नाम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ठीक है, आप वैसे तो आप लेक्चर देख ही रहे हो, बट इंडिया और पोर्टुगल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको समझाने के लिए मुझे लगा ये मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लिखने के लिए कुछ चाहिए, और इट वाज नॉट पॉसिबल लैपटॉप पे लिखने के लिए, मेरे पास टूल्स नहीं है। तो ये मेथड आई थिंक ठीक है।
तो इंडिया और पोर्टुगल के बीच में कन्फ्लिक्ट था क्या? उस समय जो टेरिटरीज थी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली, ये दो टेरिटरीज जो हैं, इस पे पोर्टुगल वाज क्लेमिंग कि हमारा हक है। एंड नॉट ओनली हमारा हक है, पोर्टुगल वाज सेइंग कि हमें हक चाहिए कि इंडिया में से गुजरकर हम अपनी इन दोनों टेरिटरीज को एक्सेस कर पाएं। ठीक है, इट वॉज लाइक कि क्योंकि दोनों टेरिटरीज है तो अब आज के समय में दे आर पार्ट ऑफ इंडिया और उस समय पोर्टुगल की थी, तो रास्ता तो चाहिए जाने के लिए। तो पोर्टुगल का ये क्लेम था कि हमें रास्ता चाहिए इन दोनों टेरिटरीज को एक्सेस करने के लिए। नाउ द केस वेंट टू आईसीजे। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अपना चैप्टर भी है। ठीक है, जब ये केस वहाँ पर गया तो इंडिया ने पोर्टुगल का जो ये क्लेम था इसके ऊपर 6 ऑब्जेक्शंस रेज करी। ठीक है, कि इस केस के ऊपर हमारी 6 ऑब्जेक्शंस हैं जी, आप इन 6 ऑब्जेक्शंस को हटा दो, वी विल एक्सेप्ट पोर्टुगल्स क्लेम। ठीक है, और क्या क्या ऑब्जेक्शंस थी उस बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। एमसी चावला हैज़ नेवर डिस्कस्ड कि एग्जैक्टली वो 6 ऑब्जेक्शंस कौन सी थी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले एक प्रीलिमिनरी, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, बस सिंपल समझ लो। फर्स्ट एक इनिशियल हेयरिंग होती है। उस इनिशियल हेयरिंग में काम ये था कि इन 6 ऑब्जेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट वी विल सी कि ये 6 ऑब्जेक्शंस ठीक हैं कि नहीं है। ठीक है, इंडिया की तरफ से वकील था मोतीलाल सेतलवत, आई हैव ऑलरेडी मैंशन। ठीक है, जब आपको समझा रहा था मैं, तो इंडिया की तरफ से मोतीलाल सेतलवत है, पोर्टुगल की तरफ से आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द लॉयर, आप देख सकते हो, एंड दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोतीलाल सेतलवत का नाम आप बार बार सुन चुके हो। ठीक है, तो मोतीलाल सेतलवत था और उसके साथ अच्छी खासी टीम थी उसकी। नाउ जब हेयरिंग हुई तो फाइनल, जब इस हेयरिंग की प्रीलिमिनरी हेयरिंग की जब जजमेंट आई तो उसमें 6 में से 4 ऑब्जेक्शंस को तो रिजेक्ट कर दिया गया। इंडिया के जो 4 ऑब्जेक्शंस थे उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी, ये ऑब्जेक्शंस वैलिड नहीं है। एमसी चावला ने 6 में से 5 ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट किया था, 1 को रिजेक्ट किया था। रशियन जज था एक, उसने कोकेनोव नाम था उसका, रशियन जज कोकेनोव ने 6 की 6 को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रशिया और इंडिया की दोस्ती काफ़ी लंबे समय से रही है, सो यू कैन से कि हाँ, रशियन जज ने वहाँ पर फ्रेंडशिप को पोर्ट्रे किया कि हाँ जी, वी आर स्टिल फ्रेंड्स विद इंडिया एंड वी वांट टू मेक गुड रिलेशनशिप्स विद इंडिया। तो उस वजह से आप इसको मान सकते हो कि हाँ, रशिया ने 6 की 6, रशियन जज ने 6 की 6 ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट किया, बट एमसी चावला ने भी 1 को रिजेक्ट किया। वो कौन सी थी वो डू नॉट नो। ठीक है, अब जो जिसको मैंने बोला 2 ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट नहीं किया गया, उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, उनको ये बोला गया कि जब फाइनल जजमेंट आएगी उसमें देखेंगे। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी में सिर्फ क्या हुआ, ये 4 ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी बहुत कुछ हुआ होगा, बट एमसी चावला हैज नेवर टोल्ड अस इन डिटेल कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब काफ़ी टाइम बाद जो फाइनल हेयरिंग होती है, 1-2 और हेयरिंग बीच में होती है, देन द फाइनल हेयरिंग केम। और फाइनल हेयरिंग में फाइनल जजमेंट जब आती है तो उसमें वो 2 जो ऑब्जेक्शंस थी, हम कह सकते हैं कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और ऑब्जेक्शंस थी क्या? फर्स्ट ऑब्जेक्शन थी कि पोर्टुगल अपनी आर्मी को इन दोनों जगह पर नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज एक्सेप्टेड। सेकंड वाज कि पोर्टुगल अपनी सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, आर्म्स को भी, वेपन्स को भी वहां पर नहीं भेजेगा। आर्मी तो चलो नहीं ही जाएगी, बट साथ ही साथ ऐसा ना हो कि वेपन्स भेज दे वहाँ पे, या उनके थ्रू, उन टेरिटरीज के थ्रू अपने वेपन्स आगे सप्लाई करे, तो ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप कोई सामान ट्रेड करना चाहो आप कर सकते हो, आप अपने सिटीजन्स को इन दोनों जगह पर भेजना चाहो तो पोर्टुगल को वो रास्ता मिल गया कि आप भेज सकते हो। तो आप अगर इस जजमेंट को वैसे देखो कि हाँ, इंडिया के दोनों क्लेम्स यहाँ पर एक्सेप्ट हुए, 4 रिजेक्ट हुए, एंड पोर्टुगल को 1 मिल गया कि हाँ, आप अपने जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर भेज सकते हो, तो काइंड ऑफ इट वॉज अ विक्ट्री फॉर बोथ साइड्स। इंडिया एंड पोर्टुगल दोनों ने विक्ट्री क्लेम करी। और जो जनेवा लॉयर्स वाला आगे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो उसमें भी यही है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरफ से थे। अब दोनों ने ही जब विक्ट्री क्लेम कर ली तो उनका भी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रह गया। तो इट इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स केस। शॉर्ट में बोलूँ, पोर्टुगल चाहता था कि यहाँ पर जा सके वो, इंडिया चाहता था कि चले जाए बट आप आर्मी वगैरह नहीं लेके जाओगे, अपने वेपन्स नहीं लेके जाओगे। इंडिया का क्लेम यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया और पोर्टुगल अपने जो सिटीजन्स हैं या अपने ट्रेड वगैरह करने के लिए उसको परमिशन मिल गई। ठीक है, तो दोनों साइड्स ने यहाँ पर विक्ट्री क्लेम करी। सो दिस इज द होल केस।
between India and Portugal. और इसी केस में MC चावला was an ad hoc judge also. The next case is जो ICJ में आया, that was United Nations versus South Africa. Now before United Nations there was an organization, League of Nations. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल, बस आपको टू द पॉइंट बातें बता रहा हूँ अभी के लिए. ठीक है, डिटेल में हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कर चुके, दिस इज ओनली अ रिवीजन. सो लीग ऑफ नेशंस थी उससे पहले, यूएन से पहले, आप सेम काम था एक बार के लिए आप मान लो. लीग ऑफ नेशंस ने एक मैंडेट, एक हक दे दिया था साउथ अफ्रीका को. ठीक है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैंडेट दे दिया. किसको दिया? टू साउथ अफ्रीका. क्या मैंडेट दिया? दैट साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसका नाम आगे जाकर नमीबिया हो जाएगा. तो साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसका नाम आगे जाकर नमीबिया हो जाएगा, उसके ऊपर गवर्न कर सकता है, सरकार चला सकता है. ठीक है, उसको यू कैन से गवर्न करना, उसको हैंडल करना, रूल कर सकता है. ठीक है, बट देयर वर सम कंडीशंस. क्या क्या कंडीशन थी वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ. कंडीशंस वर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साउथ अफ्रीका है वो साउथ वेस्ट अफ्रीका के लोगों के जो हक हैं उनको सबसे ऊपर रखेगा. द इंटरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ द पीपल शुड बी एट द टॉप, कि उनके हकों को नहीं तोड़ेगा. दूसरा, सिविलाइज्ड वे में करेगा जो भी करेगा, कि अगर जो भी एक्शन साउथ अफ्रीका को यहाँ पर लेना है वो सिविलाइज्ड वे में, एक अच्छे तरीके से, ह्यूमन तरीके से लेगा. बट साउथ अफ्रीका ने इसका एग्जैक्टली उल्टा किया. हुआ क्या? लीग ऑफ नेशंस तो अबॉलिश हो गया बहुत जल्दी. ठीक है, जब यूनाइटेड नेशंस बनेगा उससे पहले लीग ऑफ नेशंस को अबॉलिश कर दिया जाएगा. लीग ऑफ नेशंस अबॉलिश होने के बाद साउथ अफ्रीका ने अपार्थीड की एक पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट कर दी साउथ वेस्ट अफ्रीका में. अपार्थीड क्या थी? एक आप कह लो लीगल रेसिज्म था. इन्होंने रेसिज्म को लीगल कर दिया. बेस्ड अपॉन योर रेस, अगर आप ब्लैक हो तो आपको एक सर्टेन तरह की जॉब्स ही मिलेंगी, आपको राइट टू एजुकेशन वगैरह नहीं मिलेगा, आपके सर्टेन राइट्स छीन लिए जाएंगे, आपको क्राइम अगर आपने कोई किया तो आपको ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड आपको अदरवाइज भी पुनिश करना ईजी रहेगा लोगों के लिए, एंड देयर वर मैनी अदर थिंग्स. तो जो रेसिज्म सोशल लेवल पर होता था उसको एक तरह से साउथ अफ्रीका में लीगल एस्पेक्ट दे दिया गया. अपार्थीड की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई. आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, उन्होंने काफ़ी देर तक इस पॉलिसी को अपोज किया, काफ़ी लंबा टाइम ही वाज केप्ट इन जेल ऑल्सो, एंड देयर वर मैनी अदर्स जिन्होंने अपार्थीड की पॉलिसी को अपोज किया था. ठीक है, अब केस तो समझ आ गया कि साउथ अफ्रीका ने साउथ वेस्ट अफ्रीका में अपार्थीड की पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, गलत तरीके से गवर्न करने की कोशिश करी. यूनाइटेड नेशंस ने इसको बोला कि आपने इस मैंडेट को तोड़ दिया, क्योंकि मैंडेट सिर्फ ये नहीं था कि आप गवर्न कर सकते हो, मैंडेट ये था कि आपको सिविलाइज्ड वे में गवर्न करना है, अच्छे तरीके से गवर्न करना है. तो साउथ अफ्रीका अड़ गया कि हमारी मर्जी भी, हमारा रूल है, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, हम जो भी करें. तो ये केस चला गया अगेन ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. वहाँ पे गया तो अगेन द क्वेश्चन वॉज कि क्या, किसका हक है इस पर्टिकुलर नेशन पर. ठीक है, अब एग्जैक्टली केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आप अदरवाइज जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हो इफ़ यू वांट. बट जो चैप्टर में आया वो क्या था, अब क्योंकि केस वॉज अबाउट यूनाइटेड नेशंस वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो जितने भी जो लोग थे वो ICJ का पार्ट थे या यूनाइटेड नेशंस का पार्ट थे, वो अपना कोई ना कोई ओपिनियन रखेंगे वहाँ पर. तो इंडिया की तरफ से MC चावला को यहाँ पर भेजा गया एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, कि आप जाओ और इंडिया का जो पक्ष है, इंडिया का जो पॉइंट है, ओपिनियन है, वो वहाँ पे रखो. एंड इंडिया किसके फेवर में था? UN के फेवर में था उस समय. बिकॉज ऑब्वियसली हाउ कैन यू फेवर अपार्थीड, हाउ कैन यू फेवर रेसिज्म, इस तरह की पॉलिसीज को आप कैसे फेवर करोगे. तो इंडिया की तरफ से MC चावला गया वहाँ पर, एंड ही केप्ट हिज पॉइंट देयर फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया कि हाँ, यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और साउथ अफ्रीका गलत है. ठीक है, अब जब, चलो केस तो आई थिंक आपको समझ आ गया. अब जब केस खत्म हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि MC चावला अच्छी खासी फीस चार्ज करेगा, क्योंकि इतना बड़ा केस था, वकील भी अपने आप में बहुत अच्छा था, है ना. बट MC चावला ने 1 रुपया भी नहीं लिया था. क्यों नहीं लिया? बिकॉज उसके लिए जो अपार्थीड या रेसिज्म वाली जो सारी सिचुएशन है वो उसके दिल के बहुत करीब है. गलत है चीज़ें, एंड ही डिड नॉट वांट कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करे.
तो उसने इस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वैसे भी बोलना ही था, तो ही टुक नथिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अपना चैप्टर भी कंक्लूड होता है और ये पर्टिकुलर केस भी यहीं पे यू कैन से ख़त्म होता है। सो आई होप अब आपने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी। एंड यही है इस चैप्टर में मेनली, एक क्या चार चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे जरूरी। एक, लिमिटेशंस क्या है, किस तरह से जजमेंट दी जाती थी, इंडिया और पोर्टुगल का क्या केस है, और यूनाइटेड नेशंस वर्सेस साउथ अफ्रीका ये क्या केस है। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल है। आई होप आप समझ पाए होगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर कोई डाउट्स हुए तो आप मुझे इंडिविजुअली, या आपको पता ही है आप कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप बता देना।